आज संगठन राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश में संगठन में भी काम किया, उसके पहले सरकार में भी काम किया, मंत्रालय भी बखूबी चलाया और साथ में सकारात्मक जीवन जीने के लिए और लोगों को एक सकारात्मक संदेश देने के लिए आप मोटिवेशन पे भी, मेडिटेशन पे भी लिखते भी हैं और काम भी आपने किया है। अभी इस वक्त पूरे देश का माहौल बड़ा सकारात्मक है राम राज्य को लेकर, और इंडिया न्यूज हरियाणा ने जब इस मंच को यहां पर रखा तो राम राज्य को लोगों तक वो सही सोच पहुंचाने का हमारा मकसद था कि सिर्फ पूजा पाठ ही देवता के नाम पर या रामराज के नाम पर नहीं होती है, उसमें कामकाज भी है, रामराज भी है। आप इसको कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, राम के बारे में कहा है भारत में, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। जी, राम के बहुत रूप यहाँ स्वीकार्य है। एक राम राजा के रूप में है, दशरथ के पुत्र के रूप में है, एक राम हम सब के हृदय में विराजमान है, एक राम इस चराचर जगत को चलाने वाला है, और एक राम को कहा है कि इससे भी ऊपर है, जो इस सारे चराचर जगत को देखता है, अलग होकर देखता है। तो ऐसे राम की जो संकल्पना है वो यहाँ बहुत बड़ी है, और राम आदर्श भी हैं, राम लक्ष्य भी हैं। जैसे आपने कहा कि कहाँ तक हमको पहुँचना है, प्राप्त करना है, जैसे आपने राम राज्य आज का ध्येय चर्चा का विषय रखा है, तो राम राज्य के सभी लक्ष्यों को अर्जित करना है। राम मर्यादा भी हैं, राम एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिसको आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस प्रकार का व्यक्तित्व जिसका कोई सान ही नहीं है। जी, यानी रामायण एकमात्र ऐसी ग्रंथ है जिसमें वैल्यूज की लड़ाई है, वार ऑफ वैल्यूज है। दुनिया की सभी किताबों में राज लेने का युद्ध है, लेकिन एक किताब में राज नहीं लेने का युद्ध है। जी, ऐसी एक ही किताब है दुनिया में। बड़ी बात। और वैल्यूज पर कैसे फैसला हो, ये भी बड़ी गजब की बात है। मतलब वैल्यूज के बारे में फैसला करना भी कोई आसान नहीं था। कैकेयी ने राज मांग लिया भरत के लिए, भरत को लगा कि ये एथिक्स के खिलाफ है, वैल्यूज के खिलाफ है, मेरी माँ ने गलत कर दिया, और भरत वो राज लेना नहीं चाहते, और भरत वापिस राम को राज देने के लिए राम के पास वन में जाते, और राम में अपनी मर्यादा पर है, अपने धर्म पर है, और राम चाहते हैं कि जो मुझे दायित्व दिया है मेरे पिता ने, मैं उसको पूरा करने के लिए मैं वनवास में रहूं, और इसलिए दोनों में फैसला नहीं हो रहा है। और ये ड्यूटी लगाई जाती है मुनि वशिष्ठ की, जो गुरु हैं उनके, कि आप फैसला करो कि भरत की बात मानी जाए या राम की बात मानी जाए। और गुरु वशिष्ठ सिंहासन पर बैठते हैं जैसे हम और आप कुर्सी पर बैठे हैं, और ऐसे उनको जनक जी आते हुए दिखाई देते हैं, तो उनको लगता है कि रास्ता मिल गया। फैसला करने की बजाय कहते हैं कि जनक जी फैसला करेंगे। वो राजा भी हैं, ज्ञानी भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं, और मैं निवेदन करता हूं कि वो इस आसन पर आए और बैठे और फैसला करें। जी, तो गुरुजी तो निकल गए, और जनक जी को लगा कि दोनों दामाद हैं, मैं किस तरह से फैसला करूं, किसी एक की तरफ भी गया तो राजा जनक भी एक रास्ता निकालते हैं और कहते हैं कि मैं अपने आप को भगवान शिव को समर्पित करता हूं जी, और अभी जो मेरे मन में विचार आएंगे वो भगवान शिव के विचार होंगे, मेरे विचार नहीं होंगे, और जो वो मुझे प्रेरणा देंगे वो मैं कहूंगा। और इसके कहकर वो कुछ देर के लिए ध्यान पर बैठते हैं, और फिर ध्यान से बाहर आके कहते हैं कि ये जो राम और भरत का जो युद्ध है, ये दो वैल्यूज का युद्ध है। भरत प्रेम के प्रतीक हैं
और राम धर्म के प्रतीक है। और धर्म और प्रेम में से जब लड़ाई हो तो प्रेम बड़ा है, प्रेम की जीत है। तो सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है कि भरत की बात मान ली गई है और अब राम वापस लौट चलेंगे। इतना कहकर जनक जी फिर आगे कहते हैं, लेकिन भरत प्रेम की पूर्णता अपने प्रेमी की आज्ञा मानने में है जी। इसलिए तुम राम से ही पूछ लो कि वो चाहते क्या है। और भरत अपने स्थान से खड़े होते हैं, राम के चरणों में जाके बैठते हैं, पूछते हैं कि भाई मेरे लिए क्या आज्ञा है। पहला वाक्य राम कहते हैं, मैं अपना राज्य वापस लेता हूं। दूसरा वाक्य कहते हैं कि भरत, मैं 14 वर्षों तक तुम्हें प्रतिनिधि नियुक्त करता हूं, मेरे प्रतिनिधि के रूप में आप शासन संभालो, मैं वापस आकर अपने शासन को संभाल लूंगा। जी। ये पहला प्रतिनिधित्व तो है जो रामायण में दिया गया, राम के काल में दिया गया। आजकल प्रतिनिधित्व दिया जाता है, आज की राजा प्रजा है और प्रतिनिधि हमारे और राव साहब जैसे लोग बनते हैं और जनता की वो खड़ाऊ लेकर जाकर बैठते हैं। हम अच्छा काम करते हैं तो राम रूपी राजा, प्रजा रूपी राजा फिर से दे देता है जी 5 साल के बाद। तो ऐसे ये वार ऑफ वैल्यूज केवल यहां के जीवन में है और केवल यहां ऐसा नहीं है। आप देखेंगे लंका को जीतकर भी राम सोने की लंका पर शासन करने की इच्छा नहीं रखते। जननी जन्मभूमि श्राद्धि गरियसी, और मिलते ही सबसे पहले विभीषण को लंकेश कहते हैं। राज्य रावण का खत्म होने से पहले ही वो कहते हैं कि तुम अगले शासक होगे। बहुत बड़ी बात है। ये जो विषय है ये कोई साधारण विषय नहीं है भारत में। ये भारत को वैल्यूज सिखाता है। किसी गांव के आदमी ने कह दिया कि मुकेश भाई शहर जा रहे हो, एक शीशा ले आना जी। और वो जब शहर से लौटे तो रामायण ले गए। तो उसने कहा कि मैं तो शीशा मंगाया था। बोला इससे शानदार दर्पण दुनिया में कोई नहीं है। तो राम जैसा है या भरत जैसा है या लक्ष्मण जैसा है या कुंभकर्ण जैसा है या मेघनाथ जैसा है या रावण जैसा है, पढ़ ले और देख ले। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। अब इसको आज के वर्तमान दौर में लेकर आते हैं। आपने उस दौर का जिक्र किया, आपने कहा कि मूल्यों पर युद्ध था, मूल्यों की लड़ाई थी। आज की जो लड़ाई है वहां पर मूल्य बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं और जिस तरह से आरोप या जिस तरह से एक दूसरे पर प्रहार किया जा रहा, मुझे लगता है कि उस दौर के जो घातक हथियार थे, दैवी हथियार थे, उससे भी ज्यादा है। देखिए हमारे 2 ग्रंथों में 2 विचार यात्राएं हैं। एक विचार यात्रा इसी ग्रंथ में है, ये ऊपर से नीचे की विचार यात्रा है। थोड़ी हैरानी होगी आपको। एक विचार यात्रा महाभारत में है जो नीचे से ऊपर की है। एक अधोगामी यात्रा है, एक ऊर्ध्वगामी यात्रा है, और दोनों के परिणाम भी स्पष्ट है। जब राम के राज्य अभिषेक की घोषणा होती है तो कैकेयी खुश है। कैकेयी मिठाई बांट रही है, आभूषण बांट रही है, लोगों को उपहार दे रही है। लेकिन मंथरा आती है और मंथरा कैकेयी को अपने लेवल पर ले आती है। कैकेयी यहां है, मंथरा यहां है। मंथरा स्वार्थ से भरी है, अपनी रानी के आसपास क्या वातावरण बनेगा उसको सोचकर व्यवहार कर रही है, और कैकेयी अपने लेवल से उतरकर मंथरा के लेवल पर आ जाती है। परिणाम क्या है? पति की मृत्यु। परिणाम क्या है कि आज तक भारत में कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। परिणाम क्या है कि 14 वर्षों तक भरत वनवासी के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है, वैसे ही कपड़े पहनता है जैसे राम और लक्ष्मण ने पहने हुए जी। और ये चेष्टा करता है कि लोग ये समझें कि ये मनसा केवल उसकी मां की थी, भरत की नहीं थी। और भाई से भाई का प्रेम क्या होता है, इस वैल्यू को एस्टेब्लिश करता है। लेकिन इस नीचे की यात्रा का परिणाम क्या है वो हमारे सामने है। एक यात्रा है महाभारत में, कृष्ण ऊपर के लेवल पर है, अर्जुन निचले लेवल पर है जी। और उनको गीता का उपदेश देते देते उठाकर अपने लेवल पर ले आते हैं। पार्थ जो है वो खुद कृष्ण हो जाते हैं
और उसका परिणाम क्या है कि इसमें तो वार ऑफ वैल्यूज थी, उसमें वैल्यूज के लिए युद्ध है। धर्म संस्थापना की कहानी आज तक हम कहते हैं वो विचार यात्रा पूरी दुनिया का एक पवित्र ग्रंथ बना है। अभी भी आप दोनों यात्राएं देख सकते हो, कुछ दलों में अभी भी ऊपर से नीचे की यात्रा है। आप यही कहना चाहते थे? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। वहां कोई मंत्राएं हैं जो उनको बता रही हैं कि नीचे जाएं, अपने शासन के लिए नीचे जाएं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नीचे जाएं, परिणाम कुछ भी हो। और जब इस प्रकार की अधोगामी यात्रा होती है, जिसको आप देख रहे हो कई प्रतिपक्ष दलों में, रामायण में भी तुलसीदास जी ने ऐसे लोगों के लिए कहा है, जाको मैं दारुण दुख देऊं ताकि मति पहले हर लेऊं। वो सदैव ही संभ्रम में, कभी राम उनके लिए मिथक है, कभी राम भगवान है, अमर जी की बात हो गई। कभी बयान में मिथक है, कभी कोर्ट में मिथक है, काल्पनिक है, कभी दिल करे तो हमारे हृदय में भी राम है, कभी ताला खुलवाने का श्रेय लेना चाहते हैं, और कभी आगे के काम में हिस्सेदार नहीं होना चाहते। अब देखो, मैं तो गांव का हूं, अब गांव में हमारे यहां धर्म होते रहते हैं, तो ग्राम देवता होते हैं, दादा भैया है या और ग्राम देवता, कोई ना कोई देवता हर गांव में है। और साल में एक बार दो बार लोग वहां बड़ा आयोजन करते हैं। सामान्यतः कमेटी भी होती है, जिस तरह से यहाँ राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, लेकिन सरपंच अगुवाई करता है, जो भी सरपंच होता है, मेहमानों का स्वागत करता है, हमारे जैसे लोगों को, कार्तिक के साथी जैसे लोगों को सबको बुलाता है, राव साहब जैसे लोगों को आगे आगे रहता है। अब पुराना सरपंच कहे कि ये तो इस नए सरपंच का इवेंट है। इसका मतलब है कि संपूर्ण गांव के कार्यक्रम से वो कट रहा है। और यही बात कांग्रेस को समझने की जरूरत थी कि ये संपूर्ण राष्ट्र का आयोजन है, और राम तो सब जगह है, जहां एक भी भारतीय दुनिया में कहीं है वहां राम, उन सबसे वो कट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मति हर लेऊं वाला विषय शायद उनके साथ हुआ है, उनके शायद दिन अभी आगे के अच्छे नहीं है। अच्छा, दिन उनके अच्छे नहीं है। अब मुझे एक चीज याद आती है, वाकया हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देवराहा बाबा एक बहुत अलग, उनके बारे में चर्चाएं होती हैं। कोई कहता है 500 साल, कोई कहता है 900 साल वो जीवित रहे। गंगा में ही उनका मंच लगता था, गंगा में ही रहते थे। आशीर्वाद के तौर पर बहुत कम लोग इतने सौभाग्यशाली थे जो कि उनके पांव को छू भी पाते थे, और कभी कभी वो पांव नीचे कर देते थे सिर्फ। देवराहा बाबा के इंदिरा गांधी भी उतना ही उनको मानती थी, बहुत सारे नेता उसके बाद भी रहे। देवराहा बाबा ने उस समय में ये बात कहा था, एक पत्रकार के सवाल पर मंच से ही, वो वीडियो क्लिप आज भी कहीं कहीं दिख जाती है, और भोजपुरी में ही वो बोलते थे। उन्होंने कहा, ए बच्चा बन जाई, मतलब बन जाएगा, मंदिर बनेगा, और मंदिर जब बनेगा तो सबकी इच्छा, सबके सहयोग से बनेगा। जो बात उस वक्त देवराहा बाबा ने कही थी, वो बात आज वो विपक्ष क्यों नहीं मानता, जबकि उसी विपक्ष के बड़े बड़े नेता और हमारी पूर्व प्रधानमंत्री वो कहती थी कि नहीं, देवराहा बाबा ने कहा है तो ये होगा। आज भी वो मति क्यों ऐसे उनकी मारी गई है? भाई साहब, मुझे पता नहीं, हम तो हरियाणा के, हमारे गांव में तो कहते हैं निर्भाग बालक त्योहार में रुष्या करें। जिस दिन अच्छा हलवा बन रहा हो, घर में खीर बन रही हो, उत्सव का माहौल हो, उस दिन रूठ जाए तो अच्छे सारे चीजों से वंचित होता है, उस चाव से वंचित होता है, उस उत्साह से वंचित होता है, सभी चीजों से वंचित हो जाता है। पूरा देश चाव में रहेगा, पूरा देश उत्साह में है, पूरे सब जगह में घंटे घड़ियाल बजेंगे, दीप जलेंगे, और इनके दिल जलेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को सेलिब्रेशन से अलग कर लिया। इनको सेलिब्रेशन का हिस्सा होना चाहिए था, उत्सव का हिस्सा होना चाहिए था। उत्सव का हिस्सा होते तो इनके लिए तो गीत वही बजेगा, कहीं दिल जले, कहीं कहीं दीप जलेंगे, कहीं दिल जलेंगे। ठीक है, अब आते हैं, आप लोग चूंकि संगठन के तौर पर भी लगातार काम करते रहते हो, और जिम्मेदारी मोदी जी के आने के बाद आप लोगों की इतनी बढ़ा दी गई है कि 365 दिन 24 घंटे आप लोगों को लगना पड़ता है, और हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बाकायदा रजिस्टर के हिसाब से तय की जाती है। इस राम राज्य में जब आप गांव गांव के बीच में जाते हो, अपने विकसित संकल्प यात्रा को लेकर लोगों से आप सब संवाद करते हैं। हमने थोड़े समय पहले वो दौर देखा जब कोरोना का था, और उसमें बड़ी बड़े दुनिया के अच्छे अच्छे बड़े देश जो कि बहुत संपन्न थे, वो धराशायी होते दिखाई दिए। वहां पर आप लोगों को एक सरकार के तौर पर, एक पार्टी के तौर पर जो सत्ता में बैठी है, किस तरीके का बदलाव लोगों के नजरिए से आता है?
देखिए, मैं बीजेपी में अब उपलब्धियों की बात हम नहीं करते। पहले तो मैं एक बात कांग्रेस की आप जो बात कर रहे थे उसी पे कहूँ। मैं आज भी गौशालाओं में गया हुआ था। लोगों ने कहा देखिए धनखड़ जी, कांग्रेस की कैसे मती मारी गई है। ये फैसला 21 रात को कर लेते, 12 जनवरी को करने की क्या जरूरत थी, 10 दिन तक और उल्हाड़े उठेंगे। जी। तो मैंने वही कहा वहां भी, मैंने कहा जब दारुण दुख देता है तो मती हर लेता है। तो इनकी स्थिति ऐसी है। देखिए, हम और राव साहब एक मंत्रिमंडल का हिस्सा थे और पंचायत मंत्री के नाते हमने एक निर्णय लिया कि पढ़ी लिखी पंचायत बनाएंगे जी। और चुनाव उसको लड़ने देंगे जिसके घर में शौचालय होगा। हजारों शौचालय एक साथ बने। हमारे प्रधानमंत्री जी को ये बात बहुत पसंद आई और उन्होंने देश भर में ODF हो, खुले में शौच मुक्त हो, ये शुरू किया। और हमें इस बात का फक्र है कि इन वर्षों में, नहीं तो हमारे यहाँ तो इस टाइम अगर कोई मेहमान आ रहा हो तो कहते बटे उठा बोतल चाल तने घुमा लाऊं। अब ना कोने में बोतल है ना बटे घुमाने पड़ते हैं। हर घर में शौचालय। इसी समय हमने बदलते हुए देखा है। हमने बदलते हुए देखा है ईंधन का स्वरूप। वो उपलों से, गोसे कहते हैं हमारे यहाँ, ठांसरों से रोटी बनाते थे और ऐसा ठंडा मौसम हो तो फूकनी मार मार के आंखों में आंसू आ जाते थे। चाय भी घर में बनाने के लिए कहते तो आध घंटा तो लगता ही लगता था और अब तो 5 मिनट में चाय आ जाती है। हर घर में रसोई गैस। इसी समय विकसित भारत संकल्प यात्राओं में हम सब ने अपने हाथों से कहीं 10 रसोई गैस के कनेक्शन दिए हैं, कहीं 20 दिए हैं। नहीं तो एक जमाना तो वो था कि गैस कनेक्शन लेना ही बहुत बड़ी महाभारत थी अपने देश में। मेरे खुद के घर में हमारे राज्यसभा के सांसद ओम प्रकाश कोहली आज स्वर्ग में हैं, उनके दिए हुए कूपन से आई थी। और हमारे घर तो एक संकट आ गया, वो गैस आए 1-1.5 साल ही हुआ था, हमने बहन की सगाई कर दी और हमारी बहन ने कहा कि भाई शादी वैसे कर दो, गैस लेके जाऊंगी। अब गैस मिले नहीं, हमने सब चक्कर लगा लिए। मेरी माँ ने बोली भाई अपनी ठा ले जाएगी, तू एक कूपन और मांग के लिया। उस समय तो मेरे पास कार भी नहीं थी, मैं बस में बैठ के फिर दिल्ली गया कोहली साहब पे। बाद में तो मयूर विहार में रहते थे, उस समय तो जो है ना करोल बाग में रहते थे। मैं कहा कोहली साहब एक कूपन और दो, उनको भी 15 ही मिलते थे। तो उन्होंने कहा मैं तो 15 ही मिलते हैं, आपको तो दे दिया था साल में। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे संकट आ गया। बोला संकट तो तेरा जेन्युइन है। फिर उन्होंने मेरे को एक कूपन और दिया जब बहन के घर में गैस गई थी। और अभी पिछले 10 साल में आपने देखा जब कांग्रेस का राज आ गया था, फिर लाइनें लगवा दी थी इन्होंने। लोगों ने रागनी बना दी थी, यहाँ सोनिया मैडम गैस दिला दे, क्यों रोक सिलेंडर खड़ी होगी, के कुया में गैस सपट गई, क्यों अनबोल खड़ी होगी। और आज पता ही नहीं चलता, या इतने लोग बैठे हैं इनके घर में गैस कब आ जाती है। किसी को भी पता हो तो पूछ लो। इसी को तो राम राज्य कहते हैं। पानी सर पे धर धर के हमारी माताएं बहनें, और शहर में भी जी चौक पे पानी भरना पड़ता था, भांडे फूटते थे। लड़ाई इसी बात की होती थी शहरों में कि पानी पहले कौन भरे। और ग्रामीण क्षेत्र में तो सिर पे, अब गीत अच्छा है जी, मेरे सिर पे बंटा टोकनी, मेरे हाथ में नजू डोल, लेकिन गीत में ठीक है, जब 2.5 किलोमीटर तक ले आना पड़े जब पता चलता है कि सिर पे बंटा टोकनी धरने से तकलीफ कितनी होती है। और ये देखा हमने अपने बचपन में जी। तो ये बदल हर घर में नल से जल। हम कभी अमेरिका के बारे में सुनते थे कि कोई बीमार हो जाए तो बेशक अस्पताल में चले जाओ, पैसे हों चाहे नहीं हो। हमें अपने कॉलेज के दिनों में बहुत बड़ी बात लगती थी। और आज हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड आधे से अधिक आबादी का है, चिरायु कार्ड। और उनके आंकड़े हमारे पास हैं कि भाई ये अस्पताल में गए और इनका 1 पैसा नहीं लगा। ये अमेरिका हमने अपने यहाँ बढ़ते हुए देखा। यही रामराज है जी। रामराज की यही तो परिभाषा दी है तुलसीदास जी ने। ना देहिक तापा हो, ना भौतिक तापा हो, ना दैविक तापा हो, ना मानस तापा हो। कोई मन से भी दुखी नहीं हो, कोई देही से शरीर के कष्टों से दुखी नहीं हो, कोई दैवीय प्रकोप नहीं आए उनसे कोई दुखी नहीं हो, और सामान का अभाव भी नहीं हो। जो चीज चाहिए वो घर में उपलब्ध हो, भौतिक चीजों का भी अभाव नहीं हो। ये सब प्रकार से अगर किसी भी प्रकार का ताप या कष्ट नहीं है, यही राम राज्य है। और राम राज्य केवल स्वराज से नहीं आ सकता, सुराज से आता है। इसलिए पूरी ताकत मोदी जी की, बीजेपी की सरकारों की गुड गवर्नेंस की है। मतलब मोदी जी इस लेवल के कमिटेड हैं कि वो कहते हैं कि मैं ढूंढ ढूंढ कर चीजें पहुंचाऊंगा।
पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है कि मैं पात्र के पास हम इन सुविधाओं को ढूंढ कर पहुंचाने वाला हूं। और इसका नजारा हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा में देखा है कि पकड़ पकड़ के ला रहे हैं अफसर घर से। हम तो बचपन से एक कहावत सुनते रहे जी, प्यासा को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। हमने मोदी के शासन में कुएं को प्यासे के पास आते हुए देखा। ये बदल देखिए, नहीं तो जाके अफसर से काम कराना कोई आसान काम नहीं होता। सब जो भी थोड़े सामाजिक जीवन में उन सबको पता है, लेकिन जब अफसर आपके दरवाजे पे आके कहता है कि बहन जी आपका रसोई गैस में नंबर आया हुआ है, आपकी बुढ़ापे की पेंशन बननी है, आपका आयुष्मान कार्ड बनना है, तो लगता है कि जो है बहुत बड़ा बदलाव हमने अपने इसी समय में और इसी शरीर से याची दे याची डोला। हम तो उस सौभाग्यशाली पीढ़ी में है। राम मंदिर के बारे में भी अब 1528 से लेकर जो लड़ाई चली, और हम 92 के उस आंदोलन में, 90 के उस आंदोलन में रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते और मंदिर वहीं बनाएंगे, उस आंदोलन के हिस्सेदार थे, उस आंदोलन के अंदर थे, उस आंदोलन के बीच में थे जी, और उस सारे माहौल में थे जो माहौल की चर्चा उस आंदोलन की है। और कोई व्यक्ति उस आंदोलन का अपने जवानी में किसी आंदोलन का हिस्सा बनता है और अपनी ही प्रौढ़ अवस्था में उसको पूरा होते हुए देखता है। मराठी में एक शब्द है, याची देही याची डोला। इसी शरीर से, इसी आंखों से 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होते देखेंगे तो हमारे लिए आनंद विभोर होने वाले क्षण होंगे कि जिस बात के लिए जवानी में हम लगे थे, लड़े थे, आगे बढ़े थे। एक एक गांव से शिला सिर पे उठा उठा के रखी थी साहब, 1.25 रुपया दे दे रे मैया राम लला के नाम का, कैसे गांव गांव घूम के लेकर आए थे। वो एक एक पल हमारे हृदय में है। नहीं, उसका कई उदाहरण भी हैं। और अयोध्या में ही एक बुजुर्ग माता हैं जिन्होंने उस दौर में कि जब तक मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा, रामलला टाट से अपने मंदिर में नहीं पहुंच जाएंगे तब तक मैं मौन धारण करती हूँ, और अब वो दिन आ रहा है कि वो मौन व्रत न तोड़ेंगी। तो ऐसे भी कई उदाहरण हैं, लाखों की संख्या में होंगे। लेकिन आज के वर्तमान दौर में, वो दौर अलग था, लेकिन आज के दौर में जब भौतिकतावादी उसमें हम इतने ज्यादा शामिल हो चुके हैं, युवा पीढ़ी एक अलग ट्रैक पर चल रही है, उस वक्त के उस दौर के गीत और आज के गीत दोनों में बड़ा अंतर आ गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने माहौल देखा कि सरकार अपना काम कर रही है, पार्टी अपना काम कर रही होगी, विपक्षी पार्टियां अपना काम कर रही होंगी, लेकिन आम जनता जिसका अभी तक किसी से जुड़ाव नहीं है, एक युवा वर्ग जो कि अभी तक शायद वोटर भी नहीं बना है या पहली बार उसने वोट किया है, उसके मन में जो बदलाव आया वो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम लोग के इर्द गिर्द कई जब खबरें ऐसी आती हैं तो लगता है कि हाँ, एक माहौल अलग फिर से बन रहा है और लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को भगवान से, उस दौर से, उस संस्कार से। देखिए, भारत के रक्त में राम है, भारत के डीएनए में राम है। भारतीय आदमी चांद पर भी जाएगा तो राम वहां भी होंगे जी। वो दुनिया के ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से में होगा तो राम वहां भी होंगे। इसलिए वो कोई भी जनरेशन हो, कितनी ही सुविधाओं में हमारा युवा पीढ़ी हो, राम के आंदोलन में भी उस समय युवा था, क्योंकि उस समय हम युवा थे और हमने देखा कि जो आंदोलन में अग्रणी भूमिकाएं थी सब युवकों की थी। और आज राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो मैं आपको कहूँगा कि युवा ही आपको थिरकते हुए सब जगह दिखाई देंगे, क्योंकि राम जो है वो उसी अवस्था का प्रतीक है। राम एक ऐसे प्रेम का प्रतीक है कि जो आदमी अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए, जो फिल्मों में बड़े बड़े दिखाए जाते हैं ना, आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं, जहाज से, ट्रेन से, उस समय अपनी प्रेसी, अपनी पत्नी को ढूंढते लिए पैदल चलते हुए श्रीलंका तक चले गए थे। इससे ज्यादा प्रेम की कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ये साधारण बात नहीं है, बहुत असाधारण बात है। राम से जब सीता जी ने पूछा सुहाग रात पर कि आप मुझे क्या इनाम देने वाले हो, क्या गिफ्ट मेरे लिए लाए हो, क्या उपहार लाए हो, उन्होंने कहा कि तुम्हारे सिवा जीवन में मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं होगी, यही उपहार मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। मामूली बात नहीं है। उनके पिताजी की भी 3 पत्नियां थी। उस समय राजा महाराजाओं की बहुत पत्नियां होती थी जी। लेकिन राम ने कहा कि तुम ही मेरी जीवन संगिनी, जीवन भर के लिए रहोगी, कोई दूसरी नहीं होगी। राम हर तरह से हमको संदेश देते हैं, मर्यादा देते हैं कि कैसे एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका जीवन के हर पहलू में, जिसके द्वारा हमारे लिए संदेश है। वो संस्कार आज के युवाओं में फिर से कनेक्ट हो रहा है। निश्चित रूप से भारत का युवा, भारत की संस्कृति
संस्कारों के माध्यम से आगे चलती है। और हमारी एक आदत है, हम रिश्तों में जीते हैं और ऐसे त्योहारों में जो है उसका आनंद लेते हैं। और ये तो पूरे देश का त्यौहार है और इस प्रकार का त्यौहार है कि जो 500 साल बाद आया है। कुछ त्यौहार तो वार्षिक रूप से आ जाते हैं, तो उसका जोश, उसका उत्साह और हमारे पूर्वजों के द्वारा की गई जो उसके लिए बलिदान है, त्याग है, जो लड़ाई है, उसका सारे का सारा वो हमारे हृदय में उसका ओज भी है। ये ऐसे पल हैं जिसकी सदियों से प्रतीक्षा थी। 5 सदी से हम चाह रहे थे कि ये हो। तो जो सदियों के बाद आपको चीज मिली है, उसका एहसास, उसका भाव आप महसूस कर सकते हो। जिन्होंने खोया था उनसे पूछो ना। इजराइल ने खोया था, वो लिखते थे अगले साल अपने जेरूसलम में मिलेंगे, और जब जेरूसलम में मिले तो उनका आनंद क्या था। वही आनंद आज राम जन्मभूमि का हम सबके हृदय में है कि जो 500 सालों से जिसकी हम प्रतीक्षा में थे, हम अपने सामने होते हुए देख रहे हैं। अब थोड़ा सा पॉलिटिकल उस पर मैं आ जाता हूं। जब आप लोगों ने सत्ता संभाली, उसके पहले भी वाजपेयी साहब का भी दौर था, मुद्दे वहीं होते थे, नारे कमोबेश वहीं होते थे, योजनाएं हो सकता है पहले कुछ और बोली गई होंगी, बाद में कुछ और जोड़ा गया होगा उसमें। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद आपने उन तमाम मुद्दों का हल निकाल दिया जो कि आप पर राजनीतिक आरोप लगाया जाता था कि आप उनको कभी हल उनका निकालेंगे नहीं, सिर्फ मुद्दा जीवित रखेंगे। उसमें राम मंदिर था, 370 भी था। और जब 370 आपने छुआ तो देश आपके साथ हो गया। विपक्षी दलों को भी आपके साथ मन मारकर आना पड़ा, 1-2 दलों को छोड़ने अगर तो। जब आपने राम मंदिर का मुद्दा, कोर्ट के आदेश के बाद ये मुद्दा जब सुलझ गया और तत्काल प्रभाव से एक तरफ से मोदी सरकार और दूसरी तरफ से योगी कैबिनेट ने, योगी सरकार ने, खासतौर से योगी आदित्यनाथ जी ने, जो कि खुद महंत हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और कहा कि तय समय में ये पूरा होगा, हर हाल में होगा, और वो करके आपने दिखाया। इस मुद्दे से आपने राम को फिर से एक बार लोगों के मन में तो और ज्यादा बड़ा किया ही, क्योंकि उनका अपना दायरा बड़ा था ही, जो कि कहीं छिप सा रहा था युवा पीढ़ी में। लेकिन महिलाओं में खासतौर से क्या आपने बहुत ज्यादा जीवित कर दिया, जो कि आपको कल को चुनावी दौर में एक परिणाम देगा, राष्ट्रवाद के बाद राम राज्य से। देखिए, हमारे नेता के लिए शब्द, मैं आधा वाक्य बोलूंगा तो बाकी सब ये बोल देंगे, मोदी है तो ये विश्वव्यापी हो गया है। पुरानी से पुरानी बीमारी का इलाज इन्होंने अपने समय में किया है, पुरानी से पुरानी समस्याओं का समाधान उसमें किया है। ये भी हमारे लिए, मेरे लिए गौरवान्वित करने वाले पल हैं। हम 370 धारा के ख़त्म करने के आंदोलन का हिस्सा थे। समाचार पत्र में मेरी पहली फोटो आर्टिकल 370 के खिलाफ धरना देते हुए छपी थी। हम 10,000 छात्र छात्राओं के साथ 1990 में कश्मीर गए थे, कश्मीर मार्च के लिए गए थे। उधमपुर से आगे हमको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद 3 दिन वहाँ मौलाना आज़ाद कॉलेज में टेम्परेरी जेल में रखा। उसके बाद तसल्ली नहीं हुई कि इन्होंने तो हमको जाने नहीं दिया, तो हम सारे के सारों को वहाँ सूचना दी गई कि सब इंडिया गेट पहुँचो, प्रधानमंत्री के घर पे प्रदर्शन करेंगे। उस समय इंडिया गेट पर प्रदर्शन करना बैन नहीं था। हम सब एक निश्चित सूचना के बाद वहाँ से चलकर सब 10,000 छात्र छात्रा इंडिया गेट आए जी। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से हमने, उस समय प्रधानमंत्री थे, मिलने का समय मांगा। उनका समय हमको मिला और मुझे आनंद है कि उस डेलीगेशन में मेरा भी चयन हुआ जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से मिलने गए। तिरंगा लेकर हम उनके घर गए। उसमें श्रीमती मल्लिका नड्डा हैं, उस समय मल्लिका बनर्जी थी, उसमें वर्षा पवार हैं, जो इस समय वर्षा तावड़े हैं। ऐसा एक डेलीगेशन, प्रोफेसर बाल आपटे, राजकुमार भाटिया, ऐसे चंद्रकांत दादा पाटिल आजकल महाराष्ट्र में मिनिस्टर हैं, ऐसे सब लोग हम विश्वनाथ प्रताप सिंह के हाथ में झंडा सौंप कर आए थे कि आतंकवाद खत्म करो और आर्टिकल 370 खत्म करो। और उसको भी हमने अपने समय में खत्म होते हुए देखा। इसका गौरव भी मेरे हृदय में है। एक दूसरी घटना जिसको अपने जीवन काल में जिस आंदोलन का हिस्सा बने, राम जन्मभूमि के साथ साथ, और उसको अपने समय में पूरे होते हुए देखा। जिसको आप कह रहे हैं कि देखिए, मोदी जी ने उन सब वर्गों तक चीज़ें पहुंचाने की कोशिश की है जो वंचित है, जो गरीब है। और ये हम मानते ही हैं कि महिलाओं को प्राथमिकता देना, गरीबों को प्राथमिकता देना, युवा और किसान भी उनकी प्रायोरिटी में है। वो कहते हैं 4 ही जातियाँ।
ये उनकी प्राथमिकताओं में है। और मुझे याद है, उनमें से शायद कोई साथी यहाँ हो, मोदी जी जब हमारे प्रभारी थे तो कुरुक्षेत्र में हमारा एक ट्रेनिंग कैंप था और उन्होंने एक सत्र लिया था, समारोह सत्र था प्रभारी के नाते से जी। और उनका टॉपिक था मातृत्व ही नेतृत्व है। वो लगातार 1 घंटे इस पर बोले थे जी। और उन्होंने कहा कि अगर माता के गुण आप में आ गए तो नेता के गुण आप में आ गए। माँ के गुणों को संभाल लो। माँ किस तरह से अपने संतानों का मन बनाती है, कैसे मोटिवेट रखती है, कितना ही साधनों का अभाव हो बच्चे का मन नहीं मरने देती है। बहुत अच्छे उदाहरणों के साथ मुझे आज भी उनका वो उद्बोधन याद है और बाद में मैं उसको कनेक्ट करता था कि मोदी जी को नेतृत्व के गुण अपनी माँ से सीखे, विषम परिस्थितियों में सीखे। इतने साधारण परिवार में भी माँ कैसे नेतृत्व करती थी जी। और उसी से उन्होंने सीखा और जो माँ के प्रति भाव था उसी के कारण से मैं ये कह सकता हूँ बहन या महिलाएं उनके सारे कार्यक्रमों में प्राथमिकता बनी हैं। बिल्कुल। चाहे शौचालय बनना हो, चाहे रसोई गैस पहुंचनी हो, हर घर में नल से जल हो, जनधन के खाते हों, 80 करोड़ परिवारों तक जो है वो 80 करोड़ आबादी तक भोजन पहुंचना हो, उसमें हर जगह मुझे लगता है कि जो उनके मानस पर माँ ने छाप छोड़ी वो उनकी, इसलिए मातृशक्ति उनके हर कार्यक्रम की प्राथमिकता बनी है। और मातृशक्ति ने भी मैं कहूँगा कि पूरा आशीर्वाद मोदी जी को दिया है, जबरदस्त, और मैं कहूँगा कि सारी सीमाएं पार करके दिया है। और इसलिए उनकी चिंता केवल हिंदू बहनों की नहीं, 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को बचाना, साधारण सुविधाएं उनके घर में भी पहुंचाना, उनका भी प्यार मोदी जी को मिला है। तो इसलिए मातृशक्ति के लिए करना जहां उनके जज्बे में है, वहां या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थाए नमस्तस्य 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 नमो नमः। मातृशक्ति का भी फुल आशीर्वाद मोदी जी के प्रति है। मैं सहमत हूं आपकी इस बात से, क्योंकि ये सिर्फ वोटों में नहीं दिखाई देता है, चुनावी नतीजों में नहीं दिखाई देता है, बल्कि एक उदाहरण जो कि मैंने खुद महसूस किया। एक दिन मैं मेट्रो से सफर कर रहा था और मेरे बगल में ही एक माँ और उनका एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था और लैपटॉप में या टैबलेट में कुछ देखते हुए उसने एक सवाल लिया और वो सवाल यही था कि मोदी जी की माँ कितने साल की थी मम्मी। तो उन्होंने कुछ बताया और फिर वो सिलसिला उनका संवाद का चलता रहा। उसमें वो बातें मैंने सुनी जो आप कहना चाह रहे हैं कि कहाँ से मोदी जी को सीख मिली। वो माँ अपने बेटे को उदाहरण दे रही थी कि मोदी जी की माँ कहाँ काम करती थी, किन परिस्थितियों में काम करती थी, क्या उन्होंने सिखाया था और किस उम्र में उन्होंने दुनिया को छोड़ा, तब भी वो क्या संदेश देती थी। तो इसका प्रभाव वाकई जमीन पर दिखाई देता है और वहीं आपको नतीजों में भी दिखता है। अभी आपने किसानों का जिक्र किया। प्राण प्रतिष्ठा का जब वक्त होगा, तमाम पाक पकवान वहां पर प्रभु को चढ़ाए जाएंगे, फल फूल होगा। किसान और किसान से आपका कनेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप विदेश के दौरे तक करके आए कि कहां से कैसे और मजबूत करें, कितने विकल्प और दे दें। और हरियाणा जो कि माना जाता था कि मोटा अनाज, लेकिन आज के दौर में बड़ा बदलाव हुआ, आपके रहते हुए भी और मौजूदा मंत्री जी के रहते हुए भी उस पर काम हो रहा है, विकल्प दिए जा रहे हैं। आपने कई वादे पूरे किए, 370 आपने पूरा किया, राम मंदिर का पूरा किया, लेकिन किसान की आय का दोगुना वादा जो था कि आय दोगुनी हो जाएगी, वो वादा 22 में पूरा होना था, अभी तक अधूरा है। वो किसान उस राम राज्य को कैसे महसूस करे? देखिए, A2+FL कौन लेकर आए? हम लेकर आए। स्वामीनाथन कमीशन कांग्रेस पार्टी ने बनाया, 8 साल तक पैरों तक दबाए रखा। मेरी बहुत फोटो वायरल की, कुर्ता उतारे हुए की, लेकिन कांग्रेस ने दिया नहीं। हुड्डा कमेटी भी नहीं दिला पाई, दिया तो हमारी सरकार ने दिया। भावांतर भरपाई हम लेकर आए। बाजरे के किसान बैठे हैं यहाँ, पूछो उन्हें। सरसों के किसान बैठे हैं, पूछो। अगर भावांतर भरपाई का मजा आ रहा है तो ताड़ी जरूर मिलनी चाहिए। हमने रेवाड़ी की रैली में कहा था कि ओड़े पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे, किसान के खेत में नहीं पड़ेंगे। इन 10 वर्षों में 1100 करोड़ रुपया प्रति वर्ष का मुआवजा
सरकार ने देने का काम किया है, डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड से भी और फसल बीमा के माध्यम से भी, दोनों को जोड़ेंगे तो 2-2, ढाई रुपए के चेक मिलते थे हमसे पहले, जो ये बातें करते हैं, और हमने 500 रुपए से कम का चेक किसी को मिल जाए तो गारंटी से हम उसका उलाहना स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और 12,000 रुपए उस समय किया कंपनसेशन और बाद में 15 किया। राव साहब उस विधानसभा में मेरे साथ थे जब अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 1800 करोड़ रुपया पुराना पड़ा था, वो तो बांट दिया धनखड़, अब कहाँ से दोगे? क्योंकि हमने 1025 करोड़ पहले गेहूं पे दिया, 940 करोड़ कपास पे दिया। इसीलिए हम फसल बीमा की योजना बना के और प्रधानमंत्री जी के दफ्तर में ले गए, और प्रधानमंत्री जी के दफ्तर में जब सारी बात हो गई तो अरुण जेटली जी ने मुझे बुलाया, वो स्वर्ग में हैं, मैं यहाँ हूँ। उन्होंने कहा ओम प्रकाश अब इस पर आप मत बोलना, हम इसको पूरे देश में लागू करेंगे। और आज हमें इस बात की गर्वोक्ति है कि हमने किसान के खेत में ओड़े नहीं पड़ने दिए। नहीं तो हम में से कई भाई यहाँ आते हैं किसान परिवारों से, जब ओड़े पड़ते थे तो मेरी माँ कहती थी भाई भाज के तवा मुद्दा मार दे। आज तवा मुद्दा मारने की जरूरत मनोहर लाल जी खट्टर को पड़ती होगी, टीवीएस प्रसाद या किसी दूसरे फाइनेंस सेक्रेटरी को पड़ती होगी। आज तवा मुद्दा मारने की जरूरत किसान को नहीं पड़ती। तो कैसे वो वादा, चूंकि आपने कोशिश की और मुझे व्यक्तिगत तौर पर स्वीकार करने में कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि हाँ, स्वामीनाथन को आपने लगभग 50%, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन 50% आप लोगों ने लागू कर दिया है। लेकिन अभी कहां अड़चन है कि वो वादा जो आपका था, आप लोगों ने इतनी कोशिश की प्रदेश के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, लेकिन विकल्प वैसा नहीं बन पा रहा है। दोगुनी तो आज उसकी जरूरत है, अब तो वो चौगुनी की चाहत है। दोगुनी एक ऐसा माप है, अगर आप गिनेंगे तो उस समय के आंकड़ों से शायद आपको कुछ फसलों में आपको दुगना मिल जाए, लेकिन कुछ फसलों में उसी तरह से रुपए की वैल्यूज कम होती जाती है, उसी तरह से इनपुट कॉस्ट बढ़ती जाती है। हमारे सामने चैलेंज हैं और हमेशा रहेंगे। एक चैलेंज है लैंड होल्डिंग और छोटी होती जा रही है, ये बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है भूमि की उर्वरता घटती चली जा रही है, फर्टिलाइजर्स इनका सबका उपयोग बढ़ता जा रहा है। ये आने वाले समय के चैलेंज है, लगातार काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात को एक 5 सालों में कह के नहीं छोड़ सकते। और मुझे इस बात का मतलब मैं कहूँगा कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसान सम्मान निधि शुरू की, पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने डीबीटी से सीधा पैसा किसान के खाते में देना शुरू किया, नहीं तो बिचौलियों के बीच में किसान फंसा हुआ रह जाता था। अनेक सुधार आए हैं और बहुत सारे सुधार लगातार करते रहने पड़ेंगे जी, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है कि जिस सेक्टर में जो जो पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो लैंड होल्डिंग छोटी होगी, उत्पादकता की। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय एक पाठ आता था कि साहब जनसंख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और अनाज कम उत्पन्न हो रहा है और जनसंख्या घटानी चाहिए। अब ये पाठ किसने पढ़ा है उस समय, जरा ध्यान करें। लेकिन आज उस पाठ की जरूरत नहीं है। आज हम अपना पेट भर के और इतनी आबादी का और पेट भर सकते हैं, इतना सरप्लस अनाज आज की तारीख में हम पैदा करते हैं। तो ये सब बदलते हुए हमने अपने समय में देखा है। हमने किसान के लिए ट्रेन चलती हुई देखी है, हमने उसका सामान जल्दी से पहुँचे, तो इस नाते से एक ऑर्गेनिक के लिए जो बदलाव करने चाहिए थे वो होते हुए देखे। बहुत सारे चेंजेस अपने समय में देखें। मुझे लगता है कि लेकिन ये प्रक्रिया कभी रुकेगी नहीं साहब, रुकनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बदलाव सतत चलते हैं, सुधार सतत चलते हैं और आगे इस पर प्रकृति का नियम है, बदलाव जरूरत पड़ेगी। और राव साहब भी जैसा अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, अभी सवाल मैं पॉलिटिकल लेने जा रहा हूं, उनसे मैं पूछा तो उन्होंने बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव होगा तो 10 की 10 पिछली बार की तरह होगा, और विधानसभा में कह रहे थे कि अभी नहीं बोलूंगा लेकिन कमोबेश तस्वीर वैसी होगी जो कि थी, हो सकता है अकेले या गठबंधन में आप सत्ता में रहे। आपका अनुभव क्या कहता है? चुनाव जब देश का होगा, उस बीच में गठबंधन बनाया गया, अब उनको अध्यक्ष के तौर पर खड़गे साहब को चुन भी लिया गया है। अलग अलग प्रदेशों के तमाम जो पार्टियां हैं, क्षत्र पार्टियां, बिहार हो, साउथ की हो, उत्तर प्रदेश हो, उन पार्टियों ने एकजुटता का संदेश दिया है और वो एकजुटता अभी फिलहाल कमोबेश दिख रही है। चुनाव आते आते क्या होगा मैं नहीं कह सकता। जब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं विशेषज्ञों से तो वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में सपा और बसपा फिर से आ गए और कांग्रेस का भी साथ हो गया, तीनों आ गए, तो जो एक वोटिंग परसेंटेज होता है वो फिर आपको बड़ा चैलेंज देता है। आपने अभी तक उनको अलग अलग करके लड़ा या दो को एक साथ देखा आपने तो आपने जीत हासिल कर ली। 3 एक साथ हो जाएंगे, 4 एक साथ हो जाएंगे तो उनके सबके मिला के जो परसेंटेज होंगे वो आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। इसका कोई तोड़ निकाला है आप लोगों ने?
देखिए, एक तो जो 2014 में बीजेपी थी वो 2024 में नहीं है। बीजेपी गरीबों की पार्टी है, बीजेपी पिछड़ों की पार्टी है, बीजेपी महिलाओं की पार्टी है, बीजेपी किसानों की पार्टी है। वो नहीं है कोई 14 के भ्रम में चले तो आज की बीजेपी वो बीजेपी नहीं है। बीजेपी का ही अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, बीजेपी का ही नया अवतार है। आज गरीबों के बीच में सबसे लोकप्रिय कोई नेता हैं तो दुनिया में तो लोकप्रिय है ही, गरीब के बीच में भी कोई सबसे लोकप्रिय नेता है। आप महिलाओं की चर्चा तो आप खुद कर रहे थे, वो नरेंद्र भाई मोदी हैं। आज मोदी की गारंटी पर लोग भरोसा करते हैं, ये डॉट डॉट वाले अलायंस पर लोग भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए देश का भरोसा नरेंद्र मोदी जी पर है जी। और बीजेपी की तैयारियां साहब, ये सीट बांटेंगे तब तक, ये चुनाव में जाएंगे तब तक तो बीजेपी कहां तक जा चुकी होगी। बीजेपी की तैयारियां इतनी गजब की तैयारियां हैं कि हम राष्ट्रीय पदाधिकारी होकर हैरान होते हैं कि मेरी पार्टी की इतनी शानदार तैयारियां। एक एक पन्ने पन्ने तक हमारा कार्यकर्ता खड़ा हुआ है और उसके पास एजेंडा क्लियर है, उसके पास नेता सामने है, उसकी मैनेजमेंट की वो ऐसी छटाओं के साथ काम करता है कि इस इंडी लाइंस को तो समझने में बहुत देर लग जाएगी। वो पुराने जमाने चले गए कि 4 नेताओं को साथ दिखाओ, नैरेटिव बनाओ, नैरेटिव के साथ आगे बढ़ जाओ। अब वो वक्त नहीं है, अंतिम व्यक्ति तक डिलीवरी देकर और आखिरी व्यक्ति तक मेरा नेता कनेक्टेड है और संगठन जुड़ा हुआ है, ऐसा तो इनके आसपास भी नहीं है। तो ये करने का सामर्थ्य इनका नहीं है कुछ। ये तो बहुत बहुत बात तक ये उन चीजों को नहीं पकड़ पाएंगे। ये अभी के अलायंस की बात में इनको 29 की कुछ तैयारियां करनी चाहिए, 24 में इनके हाथ कुछ नहीं है। 24 में कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात आपने बड़ी दिलचस्प कही, आपने कहा कि बीजेपी गरीबों की पार्टी है, जबकि हम लोग इतना ही सुनते चले आए थे कि बीजेपी अमीरों की पार्टी है। और आप पहली पार्टी होंगे कि जो कि सत्ता में आने के बाद गरीबों की पार्टी हो गए और गरीब हो गए। ये बात भी शायद उनको नहीं समझ में अभी आ रही है कि आप लोगों ने अपना दायरा कहां से कहां बढ़ा दिया। वाकई और सच्चाई थी कि आप शहरों तक थे, लेकिन अब आप और आपकी पार्टी में बहुत बड़ा बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा है। जनजाति तक हम हैं, पहाड़ के आखिरी मकान तक हम हैं, समुद्र के किनारे के वो हमने मध्य प्रदेश के अभी चुनाव में मछुआरे देखा। के घर में हम हैं, सब जगह हम हैं। लेकिन पिछले 3 राज्य जो थे, जो अभी आपने जीत लिए, वहां पर एक वक्त ऐसा आया था जब आप फंसते हुए दिख रहे थे और अंदर खाने आप लोग भी मान रहे थे। मीडिया के सामने भले न माने, और मानना भी नहीं चाहिए, हर पार्टी और नेता का होता है कि वो जीत का ही दावा करे। लेकिन एक समय था और वहां पर आपने फिर उन मुद्दों को छुआ जिसमें महिलाएं भी थीं, आदिवासी भी थे, ओबीसी भी था, हर एक वर्ग उसकी योजनाएं भी थी। ये 24 में भी आप लोग इसी प्लान पर चल रहे हैं कि हां, हमें गांव गांव तक वो पहुंच बनानी होगी? देखिए, हम गांव गांव तक हैं, नहीं, उसमें कोई शक नहीं है, पहले से कहीं तुलना ज्यादा में। गांव गांव तक हैं, हम बूथ बूथ तक हैं। हम पन्ना समिति बनाकर 15 परिवारों के बीच में भी हैं, 60 वोटों पर हैं। और जैसे आपने कहा कि हम केवल नैरेटिव पर नहीं लड़ते, हम जमीन पर लड़ते हैं। हमारी लड़ाई केवल वो कुछ वातावरण जो बनाया गया केवल उस पर नहीं है, हमारी जमीनी लड़ाई है। बूथ जीता तो चुनाव जीता, हम बूथ जीत कर आते हैं तो चुनाव जीत कर आते हैं। हम केवल वातावरण के आधार पर चुनाव में नहीं उतरते। और इसलिए बीजेपी का जो कार्य पद्धति है, खास करके इलेक्शन मैनेजमेंट और वोट मैनेजमेंट जो बीजेपी का है, वो इस समय मेरे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम सबसे बेहतरी के साथ काम करते हैं। हमारा कार्यकर्ता विचारधारा से कमिटेड है, उसका जोश, उसका उत्साह, उसकी बराबरी किसी ऐसी पार्टियों के कार्यकर्ता की हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका मोटिवेशन लेवल, उसका डेडिकेशन लेवल वो फार फार बेटर है बाकी दलों के साथ। बाकी दल तो केवल स्वार्थ जगा के काम करते हैं। हम देखता हूं यहाँ हरियाणा में दूसरी पार्टियों के नेताओं के भाषण देखता हूं, 7 पीढ़ी की कसर काट दूंगा, ईब का आ जाओ, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, तगड़ा जोटा मार दो, तगड़ा जोटा मार दूंगा, यही भाषण है। इसके अलावा भाषण नहीं ला सकते। लेकिन यहां भारत माता का जज्बा है, भारत को
दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनाने का जज्बा है। तीसरे नंबर पर इकोनॉमी ले जाने का संकल्प तो मेरे नेता का ही है, लेकिन उसकी इच्छा है कि 2047 में भारत दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बने। उसके लिए बीजेपी का कार्यकर्ता काम करता है। उसका जज्बा कुछ अलग तरह का है, उसको ये नहीं पा सकते। और इसमें आप लोगों ने बहुत बारीकी से क्या उन मुद्दों को छुआ है, जैसे राव साहब से भी मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने बता दिया कि अगली बारी अयोध्या के बाद अब क्या है। मैं हरियाणा में आता हूं। हरियाणा सरकार ने भी, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद, मान जी के आने के बाद, उन्होंने बिल्कुल टारगेटेड तौर पर काम किया और कहा कि एक सर्किट हम डेवलप करेंगे, यहाँ पर तीर्थ स्थल का होगा, मंदिरों का होगा। हरियाणा में भी सरकार ने पहल की है। अब राम राज्य की अवधारणा के बीच में, मूर्त साकार होते हुए स्वरूप के बीच में, अगर हरियाणा का वो सर्किट उस हिसाब से डेवलप होता है तो आपको लगता है कि हाँ, टूरिज्म के हिसाब से जैसे उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि काशी विश्वनाथ मंदिर बन गया, जो गलियों में था उसकी अपनी भव्यता थी लेकिन बाध्यता भी थी, जो अब कॉरिडोर बनने के बाद वो सारी दीवारें टूट चुकी हैं विरोध होने के बावजूद भी, और उसका असर हमने टूरिज्म पर वहां पर देखा। अयोध्या का नजारा हम अभी से देख रहे हैं, अभी तो मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। अगर हरियाणा में भी कुछ वैसा ही होता है, कुरुक्षेत्र की धरती से लेकर उस मंदिर तक, मनसा मंदिर तक, तो आपको लगता है कि टूरिज्म के हिसाब से भी एक बड़ा राम राज्य आएगा? अच्छा, आपने ये एक छोटे से कमरे की गीता जयंती से लेकर और ये लाखों लोगों की गीता जयंती नहीं देखी अभी इन्हीं वर्षों में? देखिए ना, ये बदल यहां भी हो रहा है। देखिए, वो बाबा विश्वनाथ मैंने भी देखे हैं जी, उस हालात में जिसकी आप चर्चा कर रहे हो जी, और बदलाव के बाद भी देखे हैं। विप्लव देव जी भी हमारे बीच आ चुके हैं और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए, हरियाणा बीजेपी प्रभारी जी धनखड़ साहब। और रामलला के टेंट में दर्शन मैंने भी किए हैं जी, मस्जिद में भी देखे, और अब भव्य मंदिर में भी हम देखेंगे। लेकिन मोदी जी ने केवल, या भाजपा सरकारों ने, जहां हमारे धार्मिक आस्था के केंद्रों का विकास किया, वहां ऐसे अनेक महानायक, आजादी के महानायक जी, जिनको अंधेरे में रखा गया। यानी हरियाणा में रागनी गाई गई कि अंग्रेज भी चले गए, आजादी भी आ गई, लेकिन सुभाष आप नहीं आए। ये छोटी बात नहीं थी कि आजादी मिलने के 2 साल पहले देश का एक महानायक गायब हो जाए। जी, हम उसका जन्मदिन तो मना सके, उसकी पुण्यतिथि या शहादत नहीं मना सके। इस बात को देश महसूस करता था। 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आजाद करा के उन्होंने पहला झंडा फहराया था। इतिहास की वो तारीखें छुपा दी गई, जी, डिसेरेमोनियल करने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने उस बात को। आज हमें फक्र है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया गेट पर हैं, जहां जॉर्ज पंचम थे वहां हैं। और जिस झंडे को फहराने को डिसेरेमोनियल किया था, आज इतना बड़ा फहरा दिया है, कांग्रेसियों से अब उतर नहीं सकता। यहां आजादी के महानायक बिरसा मुंडा का सम्मान किया है, गुरु गोविंद का सम्मान मानगढ़ वालों का, करतारपुर साहिब का गलियारा खुला है। ये सब ऐसे जो हमारे आस्था के, हमारे हृदय के निकट जो लोग रहते थे, आजादी के आंदोलन के ऐसे जो महानायक, हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टापू बने सब। जी, होशियार सिंह दैया के नाम का टापू बना। आनंद से भर जाता है, गर्व से भरता है हृदय। हमने सभी वीरों के नाम जो बलिदान हुए, उनके नाम के गौरवपट हरियाणा में लगाए थे। प्रधानमंत्री जी ने उस आइडिया के आधार पर शिलापट लगाए और इंडिया गेट पर ही सभी वीरों का राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम किया। गांव से मिट्टी मंगाकर वो देश की जो इस आजादी की लड़ाई के इमोशंस जो थे, जो भाव थे, उन भावों को सच्ची भावांजलि देने का काम किया। ये बदलता हुआ भारत इन्हीं वर्षों में हमने अपने सामने देखा है। इसमें कोई शक नहीं है। और एक लंबी चर्चा हमने धनखड़ साहब से की, और जिस बात का वो जिक्र कर रहे थे कि मौजूदा दौर में हमने ना सिर्फ सरकार के तौर पर काम किया है, बल्कि हमने पार्टी के तौर पर अपनी पार्टी पर भी काम किया है। और 14 और 24 में बहुत अंतर होगा। राम राज्य सिर्फ हमारा नहीं है, सबको इसमें आमंत्रित किया गया है और सबका अधिकार भी बनता है, क्योंकि ये प्रभु श्री राम का राम राज्य, राष्ट्रपिता उनका जो उनकी सोच थी उसका राम राज्य, बाबा साहब का राम राज्य,
उस सबको हम छूकर और काम कर कर उस पर चल रहे हैं। अगर अब भी इसको राम राज्य कोई नहीं मानता है तो उसका नजरिया होगा, लेकिन हम उस राम राज्य को चाहते हैं जिसमें अभी भी हो सकता है कुछ कमियां हो, उस पर और भी काम करना है। एक पार्टी जो कि सत्ता चलाती है, सत्ता में रहते हुए। एक छोटा सा यहां पर ब्रेक लेंगे, लेकिन चर्चा जारी रहेगी।